Now we will discuss the second chapter, that is basic concept of macroeconomics. First point is domestic territory और economic territory. नेशनल इनकम काउंट करते वक्त डोमेस्टिक टेरिटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो हमें क्लियर होना चाहिए. अगर हम एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करें, मतलब साधारण भाषा में बात करें अगर, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल फ्रंटियर. उससे नॉर्मली हम क्या कंसिडर करते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी. लेकिन जब नेशनल इनकम की बात आती है तो डोमेस्टिक टेरिटरी इससे थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है. पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज. जो भी पर्सन या जो भी फर्म हमारी कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट है, उसका कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में, लेकिन जो उसकी ओनरशिप है वो हमारी कंट्री के किसी न किसी नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल या फर्म के पास में है. देयरफॉर उस शिप या उस एयरक्राफ्ट को हम किस में कंसिडर करेंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में. लाइक फॉर एग्जांपल, प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. एयर इंडिया का प्लेन है. एयर इंडिया जो कंपनी है वो बेसिकली हमारी इंडियन कंपनी है. तो इसका जो प्लेन है वो भले ही रशिया और जापान के बीच में ऑपरेट कर रहा है, वो इंडिया नहीं आ रहा, बट स्टिल वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. सिमिलरली, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, natural gas rigs and floating platform operated by the resident of a country in the international waterways where they have exclusive right of operation. कोई भी फिशिंग वेसल है या कोई भी ऐसी फ्लोटिंग चीज़ है जो पानी में तैर सकती है, जिसको हम इंटरनेशनल वाटरवेज में यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने वाला पर्सन अगर हमारी कंट्री का रेसिडेंट है तो उस वेसल को या उस चीज़ को भी हम किस में कंसिडर करेंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में. भले ही उसको ऑपरेट इंटरनेशनल वाटरवेज में किया जा रहा है, फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. एंड द थर्ड वन इज एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. लाइक फॉर एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी है वो रशिया में है, लेकिन फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगी. सिमिलरली, अगर किसी और कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी. सेम पॉइंट अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड एम्बेसीज, कंसल्टेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री. किसी फॉरेन कंट्री की अगर एम्बेसी या कोई इस तरह का ऑफिस अगर हमारी कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. लाइक जापानीज़ एम्बेसी है इंडिया में तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं की जाएगी. Similarly, international organization like UNO, WHO located within the geographical boundaries of a country. इस तरह की कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर भी ऑपरेट कर रही हैं, स्टिल वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल रेसिडेंट. Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily reside in the country and whose center of economic interest also lie in that country. किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को आप नॉर्मल रेसिडेंट कब बोलोगे हमारी कंट्री का? सबसे पहला पॉइंट, जब वो ऑर्डिनरली हमारी ही कंट्री में रिसाइड कर रहा हो, मतलब यहीं पे रह रहा हो. एंड द सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में ही होना चाहिए. नॉर्मल रेसिडेंट में हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाई करने का मतलब होता है, सबसे पहली चीज़, जिस पर्सन या जिस इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो या उसकी लोकेशन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसकी अर्निंग है, स्पेंडिंग्स हैं, जो भी हैं, वो हमारे लोकेशन से ही होनी चाहिए, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से होनी चाहिए. Therefore, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इट्स अ नॉर्मल रेसिडेंट. फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट. जैसे फॉरेन टूरिस्ट है या कोई विजिटर है जो हमारी कंट्री में आया हुआ है, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड नहीं करेंगे. फॉरेन स्टाफ है किसी भी फॉरेन एम्बेसी का, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं फॉरेन कंट्री के, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO ये नॉर्मल रेसिडेंट में कंसिडर नहीं होंगी. एम्प्लॉयज़ हैं जो भी इन ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के,
उनकी रेसिडेंशियल स्टेटस उनकी कंट्री की होगी, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंशियल स्टेटस उनको नहीं मिलेगा. एंड द क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स और सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे इज़ लेस देन 1 ईयर. किसी भी फॉरेन वेसल के क्रू मेंबर हैं या कोई कमर्शियल ट्रैवलर है या कोई सीजनल वर्कर है, अगर वो 1 साल से कम टाइम के लिए हमारी कंट्री में रेसाइड करता है तो आप उसको नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड नहीं करोगे. अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम है तब हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकते हैं, लेकिन 1 साल से कम के टाइम में उसको नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं करना है. बॉर्डर पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में रह रहे हैं, वो बॉर्डर को रेगुलरली क्रॉस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क. देयरफॉर लेकिन उनका जो नॉर्मल रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वो उसी कंट्री का रहेगा जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा. बेसिकली सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप ये 2 अलग अलग कंसेप्ट होते हैं. सबसे पहले सिटीजनशिप की बात करते हैं. ये लीगल कंसेप्ट है. ये डिपेंड करता है कि पर्सन का बर्थ कहाँ का है. ये लीगल प्रोविज़न है. आप कोई भी कंट्री अपनी सिटीजनशिप ऐसे ही किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकती. अगर हमारा बर्थ इंडिया का है तो हमारी सिटीजनशिप कहाँ की होगी? इंडिया की. इट मीन्स हम इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं. एंड ऑल्सो अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम द इंडियन सिटीजन. कोई पर्सन अगर इंडिया से बाहर भी पैदा हुआ है, उसकी बर्थ जो है वो इंडिया के बाहर की है, बट स्टिल अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए है तो वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है. और अगर हमारा लॉ उसको परमिट करता है, उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकता है, देन उसको ये सिटीजनशिप मिल सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मली किसको मिलेगी इंडिया की सिटीजनशिप? जिसकी बर्थ इंडिया में हुई है. देयरफॉर सिटीजनशिप कैसा कंसेप्ट हुआ? लीगल कंसेप्ट हुआ. ये बर्थ पे डिपेंड करेगा. हालांकि रेसिडेंशियल स्टेटस या रेसिडेंशिप की बात करें तो ये इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है. ये बेस्ड होता है कि पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ पे परफॉर्म होती हैं. एन इंडिविजुअल इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ़ ही ऑर्डिनरली reside in the country for a period of more than 1 year and his center of economic interest also lie in that country. एक इंडिविजुअल को हम नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंशियल स्टेटस उस इंडिविजुअल को अपनी कंट्री का कब देते हैं? जब वो ऑर्डिनरली हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा हो कम से कम, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में ही हो, तो हम उसको हमारे इंडिया का रेसिडेंशियल स्टेटस प्रोवाइड कर सकते हैं. सिटीजनशिप प्रोवाइड करना अलग बात होती है. ये लीगल कंसेप्ट है. ये कोई ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना ये बार बार बदली जाती है. लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे हमारी लाइफ में कई बार बदल सकता है. जहाँ हम काम कर रहे होंगे, जहाँ हम 1 साल से ज़्यादा रहेंगे और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होगा, तो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस उस कंट्री में बिलोंग करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम. फैक्टर इनकम refers to income received by the factor of production for rendering factor services in the production process. प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं उन लोगों को जो भी इनकम रिसीव होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इट्स अ फैक्टर इनकम. लाइक से फॉर एग्जांपल कि अगर हमने हमारा लैंड किसी फर्म को दिया है यूज़ करने के लिए, तो हम उसके रिटर्न में उससे क्या लेंगे? रेंट. दैट रेंट इज़ फैक्टर इनकम. अगर लेबर्स वहाँ पे काम कर रही हैं तो वो क्या रिसीव करेंगी? वेजेस. वो वेजेस क्या होगी? फैक्टर इनकम. एंड सो ऑन. फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में हम हमेशा फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं. इस टॉपिक के लिए एक बार मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी. जो मेरा नेशनल इनकम का सेक्शन है वहाँ की वीडियोस एक बार आप अच्छे से देखेंगे अगर, तो ये पॉइंट्स और डिटेल में क्लियर होंगे, क्योंकि नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ मैंने ये पॉइंट्स और बेटर तरीके से समझाए हुए हैं. अगेन टॉपिक पे वापस आते हैं. नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हमको फैक्टर इनकम इंक्लूड करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्टर इनकम डबल साइडेड इनकम होती है. डबल साइडेड बोलने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जब हम फैक्टर सर्विसेज देंगे तभी हम फैक्टर इनकम रिसीव करेंगे.
किसी ने कोई चैरिटी में कुछ दिया है तो आपने रिटर्न में उसको कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ रिसीव किया है, देयरफॉर ये आपके लिए क्या होगी, इट्स अ ट्रांसफ़र इनकम। Next point is final goods and intermediate goods. Final goods refer to those goods which are either used for consumption or for investment. Final goods कैसे goods होते हैं जिनको हम डायरेक्टली या तो कंज्यूम करते हैं या उनको हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें अगर, तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल के लिए होते हैं या फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं इन द सेम ईयर, तो उनको हम किस में कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को रॉ मटेरियल भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। जब तक कोई भी गुड्स फाइनल गुड में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब जब तक वो कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, जब तक उसमें और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कुछ भी बाकी है, तब तक वो प्रोडक्शन साइकिल में रहेगा, किसी न किसी फॉर्म के पास में रहेगा। तो उस एरिया या उस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ प्रोडक्शन बाउंड्री। इट इज़ द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। लाइक यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फर्म ए ने कॉटन प्रोड्यूस की 2000 की और बी को बेची, बी ने उससे थ्रेड बनाए 3000 के और किसको सेल किए, सी को, सी ने उससे कपड़ा बनाया 4500 का और किसको बेचा, कंज्यूमर को। फाइनली सी ने कपड़ा बना के उसको किसको बेचा है, कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर उस कपड़े को क्या करेगा, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करेगा। तो जब तक ए, बी और सी में कॉटन, थ्रेड और कपड़े की हम बात कर रहे हैं, तब तक ये पूरी प्रोसेस हमारी किस में चल रही है, प्रोडक्शन बाउंड्री में। जैसे ही गुड्स फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होकर इससे बाहर आ गए, तो अब ये किसके लिए रेडी हो गए हैं, कंज्यूमर के यूज़ के लिए। गुड्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं या फाइनल गुड्स हैं, ये डिपेंड करता है कि उसका यूज़ क्या है। एक ही गुड्स एट अ टाइम इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, एट अ टाइम फाइनल गुड भी हो सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल शुगर, अगर एक मिठाई की शॉप में पर्सन उसको शुगर को यूज़ कर रहा है फॉर मेकिंग द स्वीट्स, तो बेसिकली वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है, एज अ रॉ मटेरियल। वो स्वीट्स को बेचने वाला है आगे, तो उसके लिए ये शुगर क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड। हाउएवर जब कंज्यूमर इसको नॉर्मली अपने घरों में यूज़ करते हैं, तब उनके लिए ये गुड्स क्या, शुगर किस में कंसिडर की जाती है, फाइनल गुड्स में। तो इसलिए यूज़ क्या हो रहा है प्रोडक्ट का, ये ध्यान रखना ज़रूरी है गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स में क्लासीफाई करते वक्त। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो उसमें से फाइनल गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ही आपको क्लासीफाई करना है कि गुड्स फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच सैटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है ड्यूरेबल गुड्स, मतलब जो ज़्यादा बार बार यूज़ किए जा सके ज़्यादा टाइम तक, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल, जो लिमिटेड टाइम पीरियड में हमको यूज़ करना है, अदरवाइज़ उसके बाद उसकी या तो एक्सपायरी डेट आ जाती है या वो यूज़ के लिए अच्छे नहीं होते, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल, जिनको हम एक ही बार में कंज्यूम करते हैं या बहुत जल्दी कंज्यूम करते हैं। लाइक मिल्क, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सेकेंड डे कंज्यूम करोगे, लेकिन थर्ड डे वो यूज़ करने लायक नहीं बचता। या ब्रेड का पैकेट है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन की एक्सपायरी होती है, उसके बाद वो एक्सपायरी डेट का हो जाता है, तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड सर्विसेज रिफर टू नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, मतलब इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ जो सीधे सीधे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर द सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल गुड्स। दे आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो बाकी दूसरे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करें, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द कैपिटल गुड्स। लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये क्या होते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनसे हम दूसरे और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर द कैपिटल गुड्स। Next point is gross investment, net investment and depreciation. Again,
ये टॉपिक जो है ये नेशनल इनकम का पार्ट है। नेशनल इनकम के वीडियोस में मैंने इसको बहुत क्लियर तरीके से बताया हुआ है, वहाँ वीडियो देखने से आपको इसका कन्वर्जन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए नेशनल इनकम में इस पॉइंट को ध्यान से ज़रूर देखें। यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसको। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डिप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, स्टॉक में कोई भी हम नया एडिशन कर रहे हैं लेकिन अभी हमने कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं डिडक्ट किया हुआ है, तब तक हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, इट्स अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जब हम हमारे कैपिटल स्टॉक में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगी, नेट इन्वेस्टमेंट। Therefore we can say that net investment is equal to gross investment minus depreciation। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम फिक्स कैपिटल को, मतलब मशीनरी है, टूल्स हैं, इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो नॉर्मली ये हमारे जो फिक्स असेट्स होते हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, उनकी वैल्यू रिड्यूस होने लगती है, तो उस चीज़ को हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के और भी सिनोनिम्स हैं, लाइक करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। सिनोनिम्स याद रखने हैं, कई बार सिनोनिम्स कंफ्यूज कर देते हैं हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट इज मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। या तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर, मतलब कंजम्पशन के साथ, टाइम के साथ असेट्स नॉर्मली थोड़ा तो ख़राब होते ही हैं। पैसेज ऑफ टाइम, कई बार असेट की वैल्यू टाइम के साथ भी डिक्रीज़ हो जाती है। एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब एक्सपेक्टेड भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर फिक्स असेट या कोई टेक्नोलॉजी जो है उसकी उतनी डिमांड नहीं रहेगी या वो उतना यूज़ के लिए बचेगा नहीं। देयरफोर इन 3 रीजंस की वजह से हम डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NIT। अगेन इसका जो नेशनल इनकम से इसका जो नेशनल इनकम के साथ में कनेक्शन है वो मैंने नेशनल इनकम के चैप्टर में अच्छे से क्लियर किया हुआ है, वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस चैप्टर में बात करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। ये वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक GST। एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसको हम अपने पे करके अपने ऊपर से किसी और की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, उस पर जो भी GST था वो आपने शॉपकीपर को पे कर दिया, तो अब गवर्नमेंट तक उस GST को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शॉपकीपर की, आपकी नहीं। देयरफॉर वो GST किस में कंसिडर किया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपल वे में गवर्नमेंट प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स इम्पोज करती है दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ GST। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिडी। Subsidy are the economic assistance given by the government to the firm and households with a motive of general welfare। सब्सिडी एक तरह का इकोनॉमिक असिस्टेंस या इकोनॉमिक हेल्प होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फर्म को और हाउस होल्ड्स को जनरल वेलफेयर के मोटिव से। बेसिकली ये क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस का एक हिस्सा गवर्नमेंट पे कर देती है कंपनी को, ताकि कंपनी को भी लॉस ना हो और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का जो भी कंज्यूमर है, चाहे हाउस होल्ड हो या फर्म हो, उसको भी उतनी ज़्यादा प्राइस पे करने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक LPG सिलेंडर्स, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज रेट पे हमें प्रोवाइड करती है। इससे दोनों को फ़ायदा होता है, फर्म को भी लॉस नहीं होता, उसको अपने सिलेंडर की पूरी प्रॉपर वैल्यू मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउस होल्ड्स को भी जनरल वेलफेयर के मोटिव से फ़ायदा होता है क्योंकि वो उस रेट पे LPG सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते। देयरफॉर सब्सिडी की वजह से वो उसको सस्ते दामों पे, कम रेट पे ईजिली परचेज कर पाते हैं। सब्सिडी को इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनल असिस्टेंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, इट refers to amount paid to factor of production for their contribution in the production process। फैक्टर कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में FC बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं उनको जो हम अमाउंट पे करते हैं दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। एंड मार्केट प्राइस, या जिसको हम शॉर्ट में MP बोलते हैं, इट refers to the price at which product is actually sold in the market।
मार्केट में एक्चुअली किस प्राइस में प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, दैट इज़ नोन एज मार्केट प्राइस। जब भी हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के कन्वर्जन की बात करेंगे नेशनल इनकम में, एमपी और एफसी के कन्वर्जन की, वहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकाले जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ करके। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे अभी ड्रॉप कर रही हूँ बिकॉज ये चीज़ मैंने नेशनल इनकम के चैप्टर में क्लियर की हुई है। नेशनल इनकम की वीडियोस देखें, उसके फॉर्मूले के वीडियोस देखें, वहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कन्वर्जन किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA। NFIA refers to difference between factor income earned from abroad minus factor income paid to abroad। फैक्टर इनकम क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम के टॉपिक में। तो फैक्टर इनकम हम अब्रॉड से रिसीव भी कर सकते हैं और हम अब्रॉड पे भी कर सकते हैं। तो रिसीविंग में से जब हम पेड माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज़ NFIA। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। फ्रॉम रिप्रेजेंट कर रहा है रिसीविंग को और टू रिप्रेजेंट करेगा पेमेंट को। तो हमेशा NFIA कैलकुलेट करते वक्त आपको फ्रॉम माइनस टू करना है। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम की या टू की वैल्यू नहीं दी हुई है तो उसकी जगह ज़ीरो पुट करो, लेकिन बिना फॉर्मूला अप्लाई किए NFIA की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस सीधे सीधे हमको NFIA क्वेश्चन में दिया हो, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इस तरीके से NFIA की वैल्यू लिखी हुई दी हुई है क्वेश्चन में नेशनल इनकम में, तो आप सीधे सीधे NFIA की वैल्यू उसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फ्रॉम या टू वर्ड आपको मिलता है या रिसीव्ड या पेड वर्ड मिलता है, इन दैट केस पहले ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तभी आप NFIA की वैल्यू को कंसिडर करना। रीज़न इज़ दैट बिकॉज यहाँ पे वैल्यू को ज़ीरो पुट करने से उसके साइन में चेंज आएगा, या तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी या निगेटिव हो सकती है। अगर बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हमने वैल्यू पुट की तो हो सकता है साइन चेंज करना हम भूल जाएं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो सकता है। ये टॉपिक भी मैंने नेशनल इनकम के फॉर्मूले के वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे उसको डिटेल में देखें। NFIA का जो मेन यूज़ है नेशनल इनकम में वो डोमेस्टिक और नेशनल कन्वर्जन में यूज़ में आता है। जब भी हमको डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करना होता है तो हम NFIA को प्लस करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक कन्वर्जन करते वक्त NFIA माइनस करते हैं। एक बार फिर मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, नेशनल इनकम के फॉर्मूले के वीडियोस एक बार क्लियरली देखें, वहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। NFIA की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। NFIA पॉजिटिव कब होगा? जब हम अब्रॉड से अर्न ज़्यादा करेंगे और हमने पेमेंट कम किया होगा, मतलब रिसीविंग ज़्यादा होगी, पेमेंट कम होगा, तो रिसीव माइनस पेमेंट जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली NFIA नेगेटिव कब होगा? जब हमने इनकम जो अर्न की है वो लेस देन है पेड से, मतलब ज़्यादा पेमेंट हुआ है, रिसीविंग कम है, तो हमारा NFIA क्या होगा? नेगेटिव। और ज़ीरो कब होगा? जब पेमेंट और रिसीविंग दोनों इक्वल होंगे। NFIA के 3 कंपोनेंट होते हैं, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बाहर भी वर्क कर रहा है अगर, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमारी कंट्री का है अगर, तो उसकी जो भी अर्निंग होगी वो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ेगी। सिमिलरली किसी भी नॉर्मल रेसिडेंशियल का अगर प्रॉपर्टी है या वो कोई बिजनेस कर रहा है इंडिया से बाहर, स्टिल उसकी जो भी इनकम होगी वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। या इस तरह की कोई भी नेट रिटेन्ड अर्निंग है, मतलब किसी भी ऐसी कंपनी का कोई भी बाहर से कोई प्रॉफिट है जो उसने सेव किया है एज अ रिटेन्ड अर्निंग, तो वो भी NFIA में जुड़ता है। NFIA का इस तरीके से एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, दैट इज़ नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग। हालांकि नेशनल इनकम के चैप्टर में जब हम जाएंगे तो वहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हार्डली जहाँ ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, बट स्टिल फॉर्मूला ध्यान रखना है बिकॉज पेपर में कभी भी कहीं भी कोई भी चीज़ काम में आ सकती है, इसलिए किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है हमें।